नमस्कार साथियों, मैं रविंद्र सोलंकी आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके ही पसंदीदा YouTube चैनल परीक्षा 247 में। दोस्तों, आज इंडियन पॉलिटी के टेस्ट के रूप में मैंने मात्र 20 क्वेश्चन रखे हैं और मैं उन 20 क्वेश्चनों को आपको सॉल्व कराऊंगा और प्रत्येक क्वेश्चन का आपको कमेंट में आंसर देना है और आपको यह देखना है कि हमारी जो तैयारी है इंडियन पॉलिटी की वो किस तरह से चल रही है। दिल्ली पुलिस का एग्जाम आने वाला है। अगर मैं बात करूं यूपी पुलिस की तो जेल वार्डर का भी एग्जाम आने वाला है, ग्रुप डी का एग्जाम आने वाला है। इसी को ध्यान में रखते हुए मैंने आज एक छोटी सी टेस्ट सीरीज जो कि जिसमें 20 क्वेश्चन दिए गए हैं, आपको वो कमेंट में साथ के साथ सॉल्व करने हैं और उनका जवाब देना है। तो उसी चीज को हम कंटिन्यू करते हैं। आज के पहले क्वेश्चन को देखते हैं। आपको दिखाई दे रहा होगा, निम्नलिखित में से किस देश का अलिखित संविधान है? अलिखित संविधान यूएसए का, यूके, पाकिस्तान या भारत? आंसर जरूर करना है दोस्तों आपको। यूएसए या यूके, इसका जो दोस्तों आंसर है वो है यूके। यूके का मतलब है ब्रिटेन। ब्रिटेन का जो दोस्तों संविधान है वो अलिखित संविधान है। इसके अलावा अगर मैं यूएसए की बात करूं तो लिखित संविधान है यूएसए का, पाकिस्तान का भी लिखित संविधान है और भारत का जो कि सबसे बड़ा लिखित संविधान है। तो हमारा जो आंसर है वो है यूके। यूके का अलिखित संविधान है। करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात। दूसरा क्वेश्चन दोस्तों हमारा यह है कि दोहरी नागरिकता निम्न में से किसकी विशेषता है? दोहरी नागरिकता निम्न में से किसकी विशेषता है? आप आंसर करिएगा तुरंत। संघीय सरकार, दूसरा है एकात्मक सरकार, संसदीय सरकार और थर्ड पे है दोस्तों, फोर्थ पे राष्ट्रपति शासित सरकार। क्वेश्चन हमारा यह है, दोहरी नागरिकता निम्न में से किस की विशेषता है? संघीय सरकार की विशेषता है या एकात्मक सरकार की विशेषता है, या मैं बात करूं संसदीय सरकार की विशेषता है या राष्ट्रपति शासित सरकार की विशेषता है? इसमें दोस्तों सबसे पहली चीज हमको यह समझनी है कि हमारे जो भारत के अंदर नागरिकता है वो एकल नागरिकता का प्रावधान है और यहां पे जो आंसर होगा दोहरी नागरिकता में वो हमारा होगा दोस्तों संघीय सरकार। हमारा जो आंसर है वो है संघीय सरकार, क्योंकि अगर मैं बात करूं दोहरी नागरिकता का जो प्रावधान है वो संघ एवं राज्यों के हिसाब से होता है। अगर ऐसा होता है तो वो है अमेरिका के अंदर, यूएसए के अंदर। अमेरिका में संघीय सरकार में जो है वो दोहरी नागरिकता का प्रावधान है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दोस्तों ये है कि संघ सूची में कितने विषय हैं? संघ सूची में हमें को बताना है कि संघ सूची के अंदर कितने विषय हैं। 52 विषय हैं, 66 विषय हैं या 97 विषय हैं या 99 विषय हैं? कमेंट में जवाब जरूर दीजिएगा दोस्तों। अगर संघ सूची की हम बात करें तो संघ सूची में हमारे जो विषय आते हैं वो आते हैं 97 विषय। संघ सूची के अंतर्गत 97 विषय आते हैं। अगर मैं बात करने लगूं कि राज्य सूची के तहत 66 विषय आते हैं। राज्य सूची के तहत हमारा इसका आंसर है 97 विषय। संघ सूची में 97 विषय और राज्य सूची में 66 विषय।
संवर्ती सूची में दोस्तों 47 आते हैं, यहां पे मैंने ऑप्शन में दिया नहीं है, सिर्फ मैंने आपको पूछा था संघ सूची में कितने विषय हैं, तो वो है 97 विषय। करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दोस्तों ये है, संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से अलग करके, यानी कि अलग हटा दिया गया है, और यह बात पूछी गई है कि किसके शासन काल के दौरान संपत्ति का जो अधिकार था उसको किसके शासन के दौरान अलग किया गया था, हटाया गया था। इंदिरा गांधी की सरकार थी, या मोरारजी देसाई सरकार में, वाजपेयी सरकार में, या नरसिम्हा राव सरकार में? कमेंट में आंसर जरूर करना है आपको। दोस्तों जब संपत्ति के अधिकार को हटाया गया था तो उस समय मोरारजी देसाई की सरकार थी, और हुआ क्या था कि जो संपत्ति का अधिकार था वो आर्टिकल 21 के तहत आता था। मूल संविधान के अंतर्गत संपत्ति का अधिकार आर्टिकल 21 के अंतर्गत आता था, लेकिन इसको हटा के कहां रख दिया गया है? आर्टिकल 300 के का में इसको रख दिया गया है। और यह कब रखा गया था? मोरारजी देसाई की सरकार थी, 44वां संविधान संशोधन हुआ था। उन्नीस सौ 1978 में मोरारजी देसाई की सरकार में 44वां संविधान संशोधन हुआ था 1978 में। उसी के तहत आर्टिकल 21 में आता था पहले संपत्ति का अधिकार, उसको वहां से उठा के रख दिया गया है आर्टिकल 300 के का में। जरा भी आपको वो नहीं है, हर एक प्रत्येक क्वेश्चन का आपको कमेंट में जवाब देना है। और दोस्तों अपने लिए यह चीज देखनी है कि हम 20 क्वेश्चनों में से कितने क्वेश्चनों का सही आंसर दे पाते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन वो यह है कि जर्मनी से कौन सा स्रोत लिया गया है। स्रोतों की हम पहले ही ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि जो जर्मनी देश है उनसे कौन सा स्रोत लिया गया है? संघात्मक शक्तियां, संविधान संशोधन, आपातकाल या न्याय? जरूर जवाब दें, आंसर करिए जल्दी से जल्दी। जर्मनी से कौन सा स्रोत लिया गया है? पहला है संघात्मक शक्तियां, संविधान संशोधन, आपातकाल या न्याय? हमारा इसका जो दोस्तों आंसर होता है वो होता है आपातकाल। आपातकाल को जर्मनी के संविधान से लिया गया है। और अगर हम बात करने लगे इसमें हमको अब 4 क्वेश्चन क्लियर होंगे दोस्तों। यहां पहला तो हमारा यही हो गया कि जर्मनी जो देश है वहां से लिया गया है आपातकाल। दूसरा अब इसमें हमारा जो क्वेश्चन होगा वो यह होगा कि संघात्मक जो शक्तियां हैं वो कहां से ली गई हैं? तो वो ली गई हैं कनाडा से। थर्ड क्वेश्चन हमारा यह होगा कि जो संविधान संशोधन है वो कहां से लिए गए हैं? तो दोस्तों वो लिए गए हैं दक्षिण अफ्रीका से। दक्षिण अफ्रीका से। और संविधान जो संशोधन होते हैं उनके लिए एक ही आर्टिकल है, आर्टिकल 368 के तहत संविधान संशोधन होते हैं। लास्ट में हमारा क्या बचता है? न्याय। अगर न्याय की हम बात करने लगे तो दोस्तों जो न्याय जो स्रोत है दोस्तों वो लिया गया है रूस देश से। तो यहां पे हमारे 4 क्वेश्चन क्लियर हो जाते हैं। पहला जो हमारा क्वेश्चन था वो यह था कि जर्मनी से कौन सा स्रोत लिया गया है, तो आंसर इसका होता है आपातकाल। दूसरा इसमें यह कि संघात्मक शक्तियां कहां से ली गई हैं, तो कनाडा से। संविधान संशोधन दक्षिण अफ्रीका से। इसके लिए एक ही आर्टिकल होता है, आर्टिकल 368।
और फोर्थ हमारा यहां पे ये क्लियर होता है, न्याय जो लिया गया है वो लिया गया है रूस से। करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात। यदि किसी जनजाति को अनुसूचित जनजाति की सूची से निकालना हो तो ऐसा करने की शक्ति किसे प्राप्त होती है? पहला है हमारा राष्ट्रपति, संसद, प्रधानमंत्री या इनमें से कोई नहीं। जल्दी फटाफट से कमेंट करिएगा और हमारे क्वेश्चन का जवाब दीजिए बहुत जल्दी से। यदि किसी जनजाति को अनुसूचित जनजाति की सूची से निकालना हो तो ऐसा करने की शक्ति किसे प्राप्त होती है? दोस्तों हमारा आंसर जो होता है वो होता है संसद। संसद ही ऐसा कर सकती है कि किसी जनजाति को अनुसूचित जनजाति से निकालने के लिए सिर्फ यह अधिकार किसके पास होता है? संसद के पास। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हम इसे कह सकते हैं कि राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के सदस्यों के नामांकन का नियम किस देश के संविधान से लिया गया था? संयुक्त राज्य अमेरिका, दक्षिण अफ्रीका, आयरलैंड, फ्रांस। फटाफट से आंसर कीजिए। संयुक्त राज्य अमेरिका, दक्षिण अफ्रीका, आयरलैंड या फ्रांस। दोस्तों अगर मैं इसके आंसर की बात करूं तो यह लिया गया है कहां से? आयरलैंड से। जो राज्यसभा में राष्ट्रपति के द्वारा 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं, जिनका नामांकन किया जाता है, वो कहां से लिया गया है? आयरलैंड से। इसमें अब हम थोड़ा डिटेल में बात करेंगे कि जो हमारा अनुच्छेद 80 का फर्स्ट है, अनुच्छेद 80 का फर्स्ट, इसके तहत क्या होता है दोस्तों? राज्यसभा में सदस्यों का नामांकन होता है। यह चीज हमको पहले समझनी है। अनुच्छेद 80 फर्स्ट के तहत राज्यसभा में सदस्यों का क्या होता है? नामांकन। लेकिन होता क्या है? अनुच्छेद 80 के थर्ड के तहत दोस्तों इसमें क्या होता है कि 12 सदस्य होते हैं, और वो 12 सदस्य किस क्षेत्र से होते हैं वो मैं आपको बताऊंगा कि 12 जो सदस्य होते हैं कला के क्षेत्र से, साहित्य के क्षेत्र से, कला, साहित्य, सामाजिक, कला, पहला है कला, साहित्य, सामाजिक, और दोस्तों एक जो हमारा होता है वो होता है विज्ञान के क्षेत्र से। ये वो क्षेत्र हैं जहां से राज्यसभा के अंदर राष्ट्रपति 12 सदस्य मनोनीत करता है। दोनों आर्टिकलों के विषय में मैंने आपको डिटेल में बता दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मंत्रिमंडल तानाशाही का विचार किसकी देन है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। मंत्रिमंडल तानाशाही का विचार किसकी देन है? मयूर, लोवेल, मैरियट, लॉस्की। जल्दी फटाफट से आंसर कीजिए दोस्तों। जो इसका आंसर होता है वो होता है मयूर। मयूर का पूरा नाम है रैमसे मयूर। रैमसे मयूर, यहां पर थोड़ा कंफ्यूजन हो गया था, मतलब गलती है इसमें थोड़ा, लेकिन इसका जो पूरा नाम है वो है रैमसे मयूर। इन्होंने ही कहा था कि मंत्रिमंडल तानाशाही का जो विचार था वो इन्हीं की देन है, रैमसे मयूर की। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। भारत की प्रथम, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, भारत की प्रथम अंतरिम सरकार के रेल मंत्री कौन थे?
भारत की जब दोस्तों अंतरिम सरकार बनी थी 1946 में और प्रथम अंतरिम सरकार बनी थी, तो पूछा गया है कि जो रेल मंत्री का जो पद था वह किस व्यक्ति को दिया गया था? जोगेंद्र नाथ मंडल को, जॉन मथाई, अरुणा आशफ अली, लियाकत अली खान। फटाफट से आंसर कीजिए बहुत जल्दी से कि जो अंतरिम सरकार में रेल मंत्री थे वो कौन व्यक्ति थे? जोगेंद्र नाथ मंडल, जॉन मथाई, अरुणा आसफ अली, लियाकत अली खान। फटाफट से आंसर कीजिए दोस्तों। इसका जो आंसर है वो है अरुणा आसफ अली। अरुणा आसफ अली वह व्यक्ति थे जो अंतरिम सरकार की, जो भारत की प्रथम अंतरिम सरकार बनी थी, उसके क्या थे? रेल मंत्री। अगर मैं बात करने लगूं जोगेंद्र नाथ मंडल, यहां पर आपको 4 क्वेश्चन क्लियर होंगे। पहला तो रेल मंत्री हमको मिल गए। दूसरा क्वेश्चन हमारा दोस्तों यह होगा, जोगेंद्र नाथ जो मंडल है दोस्तों वो है कानून मंत्री। जोगेंद्र नाथ जो मंडल थे वो थे कानून मंत्री। और अब आते हैं जॉन मथाई। जॉन मथाई की अगर मैं बात करने लगूं तो दोस्तों ये थे उद्योग मंत्री। जॉन मथाई जो थे ये उद्योग मंत्री थे। अब बचते हैं लियाकत अली खान। लियाकत अली खान दोस्तों थे वित्त मंत्री। तो हमने यहां पे 4 क्वेश्चन क्लियर किए। पहला ये कि रेल मंत्री अरुणा आशफ अली, दूसरा जोगेंद्र नाथ मंडल कानून मंत्री, जॉन मथाई उद्योग मंत्री और लियाकत अली खान वित्त मंत्री। ये अंतरिम सरकार के मंत्री हैं। करते हैं बात नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों ये है कि जो भारत की संविधान सभा की जो तीसरी बैठक हुई थी वह कब हुई थी? देखने में आपको बहुत हल्का सा क्वेश्चन लग रहा होगा, लेकिन इसमें मैं आपको कई सारे क्वेश्चन, आपको कई सारे डाउट आपको क्लियर करने वाला हूं कि जो संविधान सभा की तीसरी बैठक हुई थी वो कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को, 11 दिसंबर 1946 को, 13 दिसंबर 1946 को, इनमें से कोई नहीं। फटाफट से कमेंट कीजिए आंसर। जल्दी कीजिए, जल्दी से। मैं आपको आज 20 क्वेश्चन देने वाला हूं टेस्ट के तौर पे, और आपको अपना यह स्कोर कार्ड चेक करना है कि 20 क्वेश्चनों में से हम कितने क्वेश्चन सॉल्व कर पाते हैं और कितने क्वेश्चनों का आंसर हम सही दे पाते हैं। उसके साथ साथ जो एक्स्ट्रा पॉइंट मैं आपको प्रत्येक क्वेश्चन में बता रहा हूं वो आपको साथ के साथ नोट करना है। किसी भी क्वेश्चन में कोई आपको डाउट नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों संविधान सभा की जो तीसरी बैठक हुई थी 13 दिसंबर 1946 को यह बैठक हुई थी। इसमें हमें सबसे मेन चीज क्या पढ़नी है, क्या याद करनी है, उसे हम देखते हैं। हुआ क्या था दोस्तों? 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे उन्होंने संविधान की उद्देशिका पेश की थी। जब संविधान सभा की तीसरी बैठक हुई थी 13 दिसंबर 1946 को, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान की उद्देशिका पेश की थी। और दोस्तों यही उद्देशिका आगे चलकर क्या बनी? प्रस्तावना। और प्रस्तावना हम पहले ही पढ़ चुके हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है वैसे प्रस्तावना। इस क्वेश्चन का आंसर तो यहीं तक था। ये एक्स्ट्रा चीज मैंने आपको बताई जो आपको नोट करनी है कि संविधान सभा की तीसरी जो बैठक हुई थी उसका मेन ही उद्देश्य यह था कि जो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे उन्होंने संविधान की उद्देशिका पेश की थी। और उद्देशिका ही क्या कहती जाती है? प्रस्तावना। और इंग्लिश में बात करें तो क्या होता है? प्रेम्बल। लेकिन अब वहां पे हम बात करते हैं 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन और हमारे इससे बनने वाले हैं। वो क्या बनने वाले हैं कि 9 दिसंबर 1946 को, अच्छे से समझना,
9 दिसंबर 1946 को दोस्तों क्या हुआ था? प्रथम बैठक हुई थी। और यहां पे 11 दिसंबर 1946 को क्या हुआ था? दूसरी बैठक हुई थी, सेकंड मीटिंग। इसमें क्या हुआ था? 9 दिसंबर 1946 को फर्स्ट मीटिंग में दोस्तों संविधान सभा के प्रथम, तो हम नहीं कह सकते, लेकिन इसमें यह हुआ था कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष बनाए गए थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान का अस्थायी अध्यक्ष बना गया था, अस्थायी अध्यक्ष। और दोस्तों जो ये बनाए गए थे वो किस तहत बनाए गए थे? वहां यह नियम था कि जो संविधान सभा के अंदर जो भी सबसे वृद्ध व्यक्ति होगा, वृद्ध व्यक्ति का मतलब यह था, एक मॉडल था जिसे हम कहते हैं फ्रेंच मॉडल। फ्रेंच मॉडल कई बार पूछा गया है कि फ्रेंच मॉडल होता क्या है। फ्रेंच मॉडल में यह था कि जो सबसे वृद्ध व्यक्ति संविधान सभा में वहां पे बैठा हुआ है उसको ही क्या बना दिया गया? अस्थायी अध्यक्ष। तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ऐसे व्यक्ति थे जो वहां पे सबसे वृद्ध व्यक्ति थे और उनको ही क्या बना दिया? अस्थायी अध्यक्ष। अब यहां बात करते हैं दूसरी की, कि दूसरी मीटिंग में यहां क्या हुआ था। दूसरी में दोस्तों यह हुआ था कि दूसरी मीटिंग में सबसे इंपॉर्टेंट काम तो पहला यही था कि स्थायी अध्यक्ष बनाए गए कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष बनाया गया। यही यहां का एक इंपॉर्टेंट काम था। दूसरा यह था कि उपाध्यक्ष और बनाए गए, अध्यक्ष के साथ उपाध्यक्ष। उपाध्यक्ष बनाया गया एच.सी. मुखर्जी को। एच.सी. मुखर्जी को दोस्तों क्या बनाया गया? उपाध्यक्ष। पहला ये स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया, उपाध्यक्ष एच.सी. मुखर्जी को बनाया गया। और तीसरा काम इसमें यह और हुआ कि संवैधानिक सलाहकार और बनाए गए। संवैधानिक सलाहकार बनाए गए वी.एन. राव। वी.एन. राव। इसमें दोस्तों हमारे कम से कम 5 से 6 क्वेश्चन क्लियर हो चुके हैं। पहली ही मीटिंग में हमारे दोस्तों, पहली मीटिंग में डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा अस्थायी अध्यक्ष बनाए गए फ्रेंच मॉडल के तहत। दूसरी मीटिंग में 11 दिसंबर 1946 को जो हुई थी, स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उपाध्यक्ष एच.सी. मुखर्जी और संवैधानिक सलाहकार वी.एन. राव। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। राष्ट्रपति के निर्वाचन, राष्ट्रपति के निर्वाचन की विधि किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 55, अनुच्छेद 56, अनुच्छेद 57, अनुच्छेद 58। फटाफट से कमेंट कीजिए और आंसर दीजिएगा जल्दी से जल्दी। राष्ट्रपति के निर्वाचन की विधि किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 55, अनुच्छेद 56, अनुच्छेद 57, अनुच्छेद 58। कमेंट में जवाब दीजिए जल्दी से जल्दी। दोस्तों इसका जो हमारा आंसर है निर्वाचन की विधि, वो दी गई है अनुच्छेद 55 के तहत। क्या होता है? राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है। और 56 की बात करें तो दोस्तों इसमें क्या दिया गया है? राष्ट्रपति का कार्यकाल। 55 में राष्ट्रपति का निर्वाचन, अनुच्छेद 56 में कार्यकाल, और अनुच्छेद 57 की बात करें तो पुनः निर्वाचन। पुनः निर्वाचन
उन्हें निर्वाचन का मतलब यह है कि कोई भी व्यक्ति कितनी भी बार राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार बन सकता है। और अनुच्छेद 58 की बात करें तो इसमें दी गई है राष्ट्रपति की योग्यताएं। यहां पे हमने 4 चीज क्लियर की और हर क्वेश्चन में हमको 4 से 5 चीज क्लियर हो रही हैं। इसीलिए दोस्तों आपको हमारे इंडियन पॉलिटी की क्लास में शाम 4 बजे जो रेगुलर आती है डेली कंटिन्यू जुड़िए और सेशन को ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और अगर अभी तक आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा और दोस्तों के साथ शेयर करते रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य वित्त आयोग का जो गठन हुआ था, राज्य वित्त आयोग का गठन कब हुआ था? 1990 में, 1991, 1992, 1993? जल्दी फटाफट से आंसर दीजिए दोस्तों। राज्य वित्त आयोग का जो गठन हुआ था 1993 में हुआ था और आर्टिकल 280 के तहत, आर्टिकल 280 के तहत राज्य वित्त आयोग का गठन 1993 में हुआ था। करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसमें भी आपको 4 से 5 क्वेश्चन क्लियर होने वाले हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद निर्वाचन आयोग से संबंधित है? अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 324, अनुच्छेद 356 और अनुच्छेद 360। अनुच्छेद 352 एक बार फिर बोल देता हूं, अनुच्छेद 324, अनुच्छेद 356 और दोस्तों अनुच्छेद 360। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद निर्वाचन आयोग से संबंधित है? अगर किसी बच्चे ने थोड़ा भी ध्यान से हमारे राष्ट्रपति टॉपिक को क्लियर किया है तो देखते ही एकदम दिमाग में सारी चीजें आ गई होंगी कि इसका आंसर क्या है। तो दोस्तों इसका आंसर है अनुच्छेद 324। 324 में ही जो यहां पे दिया गया है अनुच्छेद निर्वाचन आयोग से जो संबंधित है वो है अनुच्छेद 324। अगर मैं यहां बात करने लगूं कि अनुच्छेद 352 क्या है तो दोस्तों ये है राष्ट्रीय आपातकाल। अनुच्छेद 352 में दिया है राष्ट्रीय आपातकाल और अनुच्छेद 324 निर्वाचन आयोग। अनुच्छेद 356 की बात करूं तो दोस्तों इसमें दिया है राज्यों में राष्ट्रपति शासन, राज्यों में राष्ट्रपति शासन। अनुच्छेद जो 360 है दोस्तों उसमें है वित्तीय आपातकाल की घोषणा। वित्तीय आपातकाल की घोषणा है अनुच्छेद 360 में। तो हमारा इसका निर्वाचन आयोग का जो संबंध है वो है आर्टिकल 324 से। तो इसका आंसर ये है। प्रत्येक क्वेश्चन में आपको 4 क्वेश्चन क्लियर होते हैं दोस्तों। ज्यादा से ज्यादा क्लास को शेयर करते रहिए और क्लास में जुड़ते रहिएगा। नेक्स्ट, राज्य विधानसभा के सदस्यों, राज्य विधानसभा के सदस्यों की अधिकतम निर्धारित संख्या क्या है? 350, 600, 500 या 750? फटाफट से आंसर कीजिए, बहुत जल्दी से।
जल्दी से जल्दी आंसर करने की कोशिश करें। 350, 600, 500 या 750। राज्य विधानसभा के सदस्यों की अधिकतम निर्धारित संख्या क्या है? दोस्तों जो इसका आंसर है वो है 500। इसका जो आंसर है वो 500 है, क्योंकि अनुच्छेद 170 फर्स्ट के तहत राज्यों में जो विधानसभा सदस्यों की जो अधिकतम संख्या है दोस्तों वो 500 हो सकती है। आर्टिकल 170 के फर्स्ट के तहत राज्यों के जो विधानसभाओं की सदस्यों की अधिकतम संख्या वो 500 हो सकती है। अगर न्यूनतम की बात करें तो दोस्तों न्यूनतम होती है 60। न्यूनतम होती है 60। और 60 में अगर हम बात करें तो एक राज्य इसका जो सिक्किम है वो अपवाद में है, क्योंकि सिक्किम में समथिंग 36 राज्य विधानसभा सदस्य हैं। 36 नहीं बल्कि इसमें 32 हैं दोस्तों, 32। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। ज्यादा से ज्यादा कमेंट करें अपने आंसरों का और जवाब देते रहें। रूसी क्रांति का प्रारंभ किस शहर से हुआ था? सेंट पीटर्सबर्ग, मॉस्को, कजान, ओडेसा। रूसी जो क्रांति है वो कब प्रारंभ हुई थी और कहां से हुई थी, यह बताना है आपको। किस शहर से वो प्रारंभ हुई थी? दोस्तों ये जो प्रारंभ हुई थी सेंट पीटर्सबर्ग से प्रारंभ हुई थी रूस की जो क्रांति है, और ये 1917 में हुई थी। 1917 में रूस की क्रांति। दोस्तों आज के हम यही 15 क्वेश्चन रखते हैं, और हमारी जो क्लास है दोस्तों डेली शाम को आती है 4 बजे। ज्यादा से ज्यादा क्लास में जुड़ें और एक बार कमेंट में जरूर बताएं कि हमारे कितने क्वेश्चन ठीक हो चुके हैं, कितने क्वेश्चन सही हुए हैं, क्योंकि आपके एग्जाम बहुत ही नजदीक हैं, आने ही वाले हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय।